हेलो स्टूडेंट्स तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं एम करीम से फ्रिक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और स्टूडेंट एम करीम के रेस्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो क्लास शुरू करने के पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है अ ब्लॉक ऑफ मास 200 kg इज केप्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। चलिए फिगर हम लोग ड्रॉ करते चलते हैं। एक 200 kg का एक मास है, 200 kg मतलब मास को अगर m से रिप्रेजेंट करें तो m का वैल्यू दिया हुआ है 200 kg। ये एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। इट जस्ट बिगन्स टू मूव व्हेन अ फोर्स ऑफ 100 kg वेट इज अप्लाइड। 100 kg वेट कहने का मतलब 100 kg का जितना वेट होगा उसके बराबर फोर्स लगाया जाता है इस पे। तो 100 kg का कितना वेट होगा, जैसे मान लें m मास होता है तो इसका वेट कितना होता है, mg होता है। मतलब 100 kg का वेट कितना हो जाएगा, 100g हो जाएगा। तो 100g का वैल्यू 9.8 आप समझ रहे हैं, इतना वैल्यू का फोर्स इस पर लगाया जाता है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जस्ट चलना शुरू करता है। जस्ट चलना शुरू करता है कहने का मतलब है कि इस केस में इस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा, FL लिमिटिंग फ्रिक्शन, या फिर कहें कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब ये इसका वैल्यू हो जाएगा 100g यहाँ पे, ठीक है। तो कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब म्यू का वैल्यू निकालना है। अब ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वी हैव ये लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है इसका क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, म्यू n होता है, n जो कि नॉर्मल फोर्स होता है यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, इसका वेट तो यहाँ पर हो गया 200 kg है तो इसका वेट हो गया 200g, ठीक है। 200g इसका वेट हो गया, थोड़ा सा और नीचे करके दिखा दे, इसका वेट हो गया 200g और इस पर जो ये सरफेस जो है नॉर्मल फोर्स जो लगा रहा है n वैल्यू का ऊपर की ओर। अब चूंकि इसका इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में, कहने का ये मतलब हो गया, इसीलिए ये नॉर्मल फोर्स का वैल्यू हो जाएगा 200g, इतना न्यूटन हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब हम लोगों के पास फॉर्मूला होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का, क्या फॉर्मूला होता है, म्यू इंटू n। n का वैल्यू यहाँ पर mg के बराबर मतलब इसके बराबर है म्यू इंटू 200g। क्लियर है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 100g का जब वैल्यू लगाते हैं तो जस्ट चलना शुरू करता है, और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है वही जस्ट जब चलना शुरू करता है उस समय जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वही लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। कहने का मतलब क्वेश्चन के हिसाब से FL का वैल्यू 100g है, ये जो है ये 100g है। और यहाँ से आप देख सकते हैं म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 100g बाई 200g मतलब 1/2 मीन्स 0.5 जो आंसर। क्लियर है, सिंपल एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है स्टूडेंट, अ ब्लॉक ऑफ मास 8 kg इज केप्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, एक 8 kg का मास है जो कि एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा गया है, ठीक है। व्हेन अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन इज अप्लाइड अपॉन द ब्लॉक, जब इस पर 15 न्यूटन का हम फोर्स लगाते हैं, देन इट डज नॉट मूव, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो ये चलना शुरू नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार होता है रियल लाइफ में भी आप फील कर सकते हैं कि जैसे कोई हैवी ब्लॉक है, आपने फोर्स लगाया, आप 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, वो नहीं चला। थोड़ी जो आप फोर्स लगाया वो घसक ही जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। तो आपने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, क्यों नहीं चला, क्योंकि 2 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में भी वो सरफेस, जिस सरफेस पे वो ब्लॉक रखा है फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है। मतलब उस कंडीशन में जब वो मूव नहीं कर रहा है, आप 2 न्यूटन का फोर्स लगाए, 2 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स उधर लगा। तो जब ये बता रहा है कि 15 न्यूटन का हम फोर्स लगा, ये मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि फ्रिक्शनल फोर्स इस पर जो लग रहा है ना, ये भी 15 न्यूटन का होगा। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स का ही वैल्यू पूछ रहा है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो सीधे इसका आंसर हो जाएगा 15 न्यूटन। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक 12 kg का ब्लॉक रखा हुआ है जिसको M1 से फिगर में दिखाया जा रहा है। वो इस तरह से एक पुल्ली से कनेक्टेड है, एक स्ट्रिंग की सहायता से। और यहाँ पर जब 8 kg का ब्लॉक हम जब कनेक्ट करते हैं, 8 kg का ब्लॉक हम जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो ये चलना शुरू करता है। तो हम लोगों से पूछ रहा है कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमसे पूछा है, जैसे ही 8 kg का ब्लॉक हम कनेक्ट किए चलना शुरू किया। कहने का ये मतलब है ये 8 kg के चलते यहाँ पर इसका वेट 8g लगा होगा। क्लियर है। और ये चलना शुरू करता है, मतलब उस समय जस्ट एट दैट मोमेंट क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये जो टेंशन का वैल्यू होगा, ये टेंशन का जो वैल्यू होगा वो 8g के बराबर होगा। क्लियर है। और यही टेंशन यहाँ पर, यही 8g का जो फोर्स होगा T = 8g, इतना फोर्स है, ये इसको खींचना चाह रहा होगा। और इस मोमेंट पे ये क्या हो रहा है कि जस्ट चलना शुरू कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इस पर, इस केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा वो कौन सा, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होगा, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और इस लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू किसके बराबर होगा, 8g के बराबर होगा।
और जैसे ही इसका वैल्यू अब थोड़ा भी 8g से बढ़ा, थोड़ा भी बढ़ा, 0.01 न्यूटन भी बढ़ा, तो ये चलना शुरू कर देगा। क्लियर है? तो ये इसका वैल्यू इतना यहाँ से निकल गया लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का। अब लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू एन होता है, इंटू ये इक्वल टू 8g हो गया। अब म्यू इंटू एन, एन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये नॉर्मल फोर्स हो गया, इधर इसका वेट हो गया 12g, मतलब एन का वैल्यू यहाँ पर 12g के बराबर है, तो म्यू इंटू 12g इक्वल टू 8g, इसलिए म्यू का वैल्यू कितना हो गया? 8g डिवाइडेड बाई 12g, और यहाँ से हो गया 2/3, मतलब ये 0.66 लगभग इसका वैल्यू आ जाता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्टूडेंट, इसी से रिलेटेड है। इन द अबव क्वेश्चन इफ द हैंगिंग वेट इज 7 kg देन द ब्लॉक डज नॉट मूव, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 में यही सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि अभी भाई ये 12 kg का ब्लॉक है। अब ये जो हैंगिंग वेट है, ये जो 8 kg था, अभी इस 8 kg के जगह पे हम कह रहे हैं कि ये 7 kg का कनेक्ट हम कर दिए। तो 8 kg में तो जस्ट स्टार्ट कर दिया था, जस्ट बिगिंस टू मूव था, लेकिन 7 kg में ये क्या कर रहा है? ब्लॉक डज नॉट मूव, ये मूव नहीं कर रहा है। ध्यान दीजिए, 7 kg का आपने कनेक्ट किया, इसका मतलब ये मूव नहीं कर रहा है, मतलब ये 7g इसका वेट हुआ, इसका टेंशन मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब टेंशन का वैल्यू 7g के बराबर हो गया, मतलब यहाँ भी ये टेंशन जो है 7g के बराबर है। अब इस ब्लॉक के भाई 7g न्यूटन, क्लियर है? 7g न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, लेकिन मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि इस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है, इसका भी वैल्यू 7g होगा, तभी तो ये मूव नहीं कर रहा है 7g। जैसा अभी जस्ट यहाँ वाला एग्जांपल में बताए थे, भाई फोर्स लगा है लेकिन मूव नहीं किया, इसका मतलब कितना फ्रिक्शनल फोर्स? 15 न्यूटन। तो उसी तरह यहाँ भी 7g का फोर्स लगा लेकिन मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू 7g ही होगा। और इसका वैल्यू आप यहाँ से 7 इंटू 9.8 इसको कर दीजिएगा, जब इसको कीजिएगा तो लगभग इसका वैल्यू स्टैंड आ जाता है, ये 68.6 न्यूटन इज योर आंसर। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है स्टूडेंट, अ स्कूटर इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल सरफेस विद अ वेलोसिटी u, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच द स्कूटर कैन बी स्टॉप्ड इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड इज म्यू। मतलब कुछ इस तरह का सिचुएशन है कि एक स्कूटर है, एक स्कूटर, चलिए हम लोग कुछ इस तरह का यहाँ पे बना देते हैं, ये इसका स्टीयरिंग हो गया लाइक दिस, कुछ इस तरह का कुछ, ठीक है। चलिए, स्कूटर लग नहीं रहा है, हालांकि फिर भी यू कैन एज्यूम इट, ठीक है। तो एक स्कूटर जो है वो क्या हुआ, ये चलना शुरू करता है। स्कूटर इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल सरफेस विद अ वेलोसिटी u, ठीक है, u वेलोसिटी से ये चल रहा है। कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच द स्कूटर कैन बी स्टॉप्ड। स्टॉप करने का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी इसका 0 हो गया। तो कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में, कम से कम मतलब दूरी में ये रुक जाए, ठीक है, इसका स्पीड 0 हो जाए। इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड इज म्यू, अगर जिस रोड पे ये चल रहा है इसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपको दिया हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब यहाँ पे इनफैक्ट कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ये हो गया, ठीक है। तो म्यू ये आपको दिया हुआ है। चलिए कैसे सोचेंगे, हाउ टू थिंक। ध्यान दीजिए, जब ये चल रहा है तो मतलब इस पर क्या होगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। और कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स? यहाँ पे ये फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसको एफ के से हम डिनोट कर रहे हैं, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। चलिए ठीक है। और इस एफ के का वैल्यू अगर हम इसका मास मान लेते हैं, ये टोटल जो पर्सन चला रहा है उसके साथ स्कूटर का एज ए होल, इस पूरे सिस्टम का मास अगर हम m मान लेते हैं तो इसका नीचे की ओर कितना वेट हो जाएगा? mg, आप समझ रहे हैं। और इस पर नॉर्मल फोर्स इस तरह से n हो जाएगा, मतलब कि n का वैल्यू जो है, n का वैल्यू यहाँ पर mg के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, बहुत बार स्टूडेंट जो है नॉर्मली सीधे वो एफ के का वैल्यू जो है, जैसे एफ के का वैल्यू जो होता है, इनफैक्ट इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है म्यू एन नॉर्मल फोर्स, और ये फर्दर हो जाता है म्यू इनटू एम जी। इस तरह के सिचुएशन में बहुत बार नॉर्मली स्टूडेंट सीधे इसका फॉर्मूला म्यू एम जी याद रख लेते हैं, ये कभी मत कीजिएगा, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन आगे मिलेगा जहाँ पर नॉर्मल फोर्स का वैल्यू हमेशा एम जी नहीं होता है। जैसे इंक्लाइंड प्लेन पे अगर चल रहा है तो एन का वैल्यू वहाँ पे चेंज हो जाएगा, नॉर्मली एम जी कॉस थीटा वगैरह होता है, देखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया म्यू इंटू एन, नॉर्मल फोर्स का फिर वैल्यू इस तरह का सिचुएशन में यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, मतलब एन का वैल्यू एम जी के बराबर। फर्दर हम लोगों ने लिखा एन का वैल्यू एम जी के बराबर। और सो दैट फाइनली हमारे पास ये एफ के का फॉर्मूला क्या गया, म्यू एम जी, इतना ये आ गया, ठीक है। तो हम लोगों से पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा कैसे सोचेंगे, हाउ टू थिंक, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी भी 0 है, इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है ना, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस। तो आपका ध्यान, और ऑब्वियसली ये रिटार्डेशन में जा रहा है, इसका स्पीड धीरे धीरे घट रहा है, रिटार्डेशन में जा रहा है। और जाहिर सी बात है रिटार्डेशन में क्यों जा रहा है, क्योंकि इस पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है।
इसके चलते मतलब इसका एक्सेलरेशन एक्चुअली में इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो आपका ध्यान जाना चाहिए v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2as, इस फॉर्मूला पे ध्यान जाना चाहिए। क्लियर है। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए, आपको फाइनल वेलोसिटी पता है 0, u पता है, s का वैल्यू निकालना है। अगर एक्सेलरेशन निकल जाए तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब एक्सेलरेशन भाई इस पर यही फोर्स तो एक लग रहा है, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इसका वैल्यू इतना है, Fk का वैल्यू इतना निकल गया, इसका मतलब इसीलिए एक्सेलरेशन कितना इसका हो जाएगा, Fk फोर्स डिवाइडेड बाई इसका मास। तो Fk बाई m करेंगे तो ये हो जाएगा सिंपल म्यू जी, मतलब कि एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा म्यू जी। ध्यान दीजिएगा म्यू जी, इस चीज़ को, इतना चीज़ को समझ लीजिए, क्योंकि अभी जस्ट इसके आगे का 3-4 क्वेश्चन में ये डायरेक्टली यूज होगा। जब चल रहा है स्ट्रेट पाथ पर, अगर चल रहा है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट होगा म्यू जी, और एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट होगा तभी तो हम ये काइनेमेटिकल इक्वेशन को हम यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कंडीशन होता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है। क्लियर है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है इस तरह के केसेज में, एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाता है म्यू जी, डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए। चलिए ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 है तो 0, इनिशियल यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू म्यू जी इंटू एस, और इसीलिए यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा यू स्क्वायर बाई 2 म्यू जी इज योर आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अब हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, calculate the shortest distance in which an automobile moving with a speed of 108 km/h can be stopped if the coefficient of friction between the tires and the road is 0.74. also calculate the retarding acceleration। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर डायरेक्टली आप ये रिलेशन को यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको सबका वैल्यू दिया हुआ है, u का वैल्यू कितना दिया हुआ है 108 km/h, तो इसको इतना किलोमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिए, 1000 से मल्टीप्लाई करके 16 × 60 मतलब मीटर पर सेकेंड हो गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिए 0 0 0 0 गया, 6 6 48 6 3 मतलब ये हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। यहाँ भी आपको फाइनल ये रुक जाता है जो भी है, और सेम सिचुएशन है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 में है। तो हम लोगों को निकालना है कि ये कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अभी हम लोग जस्ट कैलकुलेट के, एस का वैल्यू कितना हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2 म्यू जी, 2 म्यू जी, यू का वैल्यू हो गया 30 मतलब 30 का स्क्वायर 30 इंटू 30, 2 इंटू म्यू का वैल्यू दिया हुआ है स्टूडेंट, कितना दिया हुआ है 0.74, 0.74, जी का वैल्यू 9.8। क्लियर है। और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू लगभग आप देख लीजिएगा 62.05 मीटर इतना आ जाता है। क्लियर है। साथ ही इसमें पूछ रहा है कैलकुलेट द रिटार्डिंग एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन जो रिटार्डेशन जो हो रहा है कितना उसका वैल्यू होगा। तो ए का वैल्यू आपको पता है म्यू जी होगा, ठीक है, एकदम सेम है। बस यहाँ पर इस क्वेश्चन में 5 और 6 में अंतर क्या है, यहाँ पर वैल्यू दे दिया है, यही रिलेशन के लिए डायरेक्ट वैल्यू आपको यूज कर लेना है। क्लियर है। म्यू जी, म्यू का वैल्यू कितना है 0.74 इंटू 9.8, और इसको सॉल्व करने पर इसका वैल्यू कितना आ जाता है स्टूडेंट 7.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इन द अबव क्वेश्चन, अच्छा इसी से रिलेटेड है, इसी क्वेश्चन में इफ द मास ऑफ द ऑटोमोबाइल इज डबल्ड देन व्हाट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ध्यान दीजिए, यही ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला निकला यू स्क्वायर बाई 2 म्यू जी। तो यू स्क्वायर बाई 2 म्यू जी इस रिलेशन में एम है, मास है नहीं, मतलब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है मास पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इसका रीजन आप समझिए बेसिक तरीके से, मास पर इसलिए डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ पर देखिए आपने फोर्स तो लगाया, फोर्स इक्वल टू इतना म्यू एम जी, एक्सेलरेशन जब आप निकाल लें तो मास से डिवाइड किए, एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट का, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पर मास पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। यू आपका इनिशियल दिया हुआ भी 0 दिया हुआ है, फाइनली ये मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो मास को आप डबल भी कीजिएगा तो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका वही रहेगा, मतलब कि इसका भी आंसर हो जाएगा जितना पहले आपने निकाला था 62.05 मीटर क्वेश्चन नंबर 6 में। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है स्टूडेंट, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज प्रोजेक्टेड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ध्यान दीजिएगा, एक ब्लॉक जो है 10 kg का एक ब्लॉक है, इसको कितना स्पीड से हम लोग फेंकते हैं 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया जाता है एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। कैलकुलेट हाउ फार विल इट मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। एकदम सिमिलर सिचुएशन है जैसा कि पहले अब तक हम लोग किए थे, कितना दूर चलने के बाद ये रेस्ट में आ जाएगा।
ऑब्वियसली चूंकि रफ सरफेस पे इसको फेंका गया है, इसका मतलब है कि इस पर अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। इस फ्रिक्शनल फोर्स के चलते धीरे 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 इसका स्पीड घटेगा, घटते 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 जीरो हो जाएगा। तो कितना डिस्टेंस के बाद ये क्या होगा, ये आपका रुक जाएगा। तो ये हम लोगों को निकालना है। कैलकुलेट हाउ फार विल इट मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.1 दिया हुआ है, तो भाई डायरेक्ट ये यूज कर लीजिए ना। यहाँ पर तो सेम चीज़ तो है, इतना डिस्टेंस के बाद ये रुक जाएगा। मतलब एस इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2 म्यू जी। इसका u का वैल्यू होगा 10 इंटू 10, ठीक है, 2 इंटू ये म्यू का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.1 और g का वैल्यू अगर हम लोग 10 ले लेते हैं, ठीक है, g का वैल्यू 10 हालांकि दिया हुआ नहीं है, तो ये 1 से 1 10, तो ये हो जाएगा 50 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है स्टूडेंट, कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट रेडियस ऑफ अ सर्कल ऑन विच अ स्कूटरिस्ट कैन टर्न इफ इज स्पीड इज 36 किलोमीटर पर आवर एंड द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज 0.32। मतलब कुछ इस तरह का सिचुएशन है, कोई सर्कुलर पाथ है, उस सर्कुलर पाथ पर कोई एक स्कूटरिस्ट जो है वो कितना स्पीड से जा रहा है, 36 किलोमीटर पर आवर। 36 मतलब अगर इसको भी मानते हैं तो ये हो गया 36 kmph, किलोमीटर पर आवर। इसको थोड़ा सा हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर ले, 1000 से मल्टीप्लाई किए, 60 इंटू 60 से डिवाइड कर दिए 3600 से, सो दैट किए सेकेंड हो गया, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, 6 इंटू 6 36 गया, मतलब ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है। तो पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट रेडियस कितना, स्मॉलेस्ट रेडियस होना चाहिए सो दैट कि ये टर्न ले ले, ठीक है ना। कैन टर्न इफ इज स्पीड जितना कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपका दिया हुआ है 0.32, मतलब म्यू का वैल्यू 0.32 आपको दिया हुआ है। चलिए स्टूडेंट, सर्कुलर पाथ पर जब कोई बॉडी मूव करता है तो ये आपको पता है, या फिर इन डिटेल आप सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे कि मिनिमम एम भी, ये भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और सपोज कीजिए इसका मास जो है अगर एम है तो सेंटर की ओर मिनिमम इतना वैल्यू का फोर्स लगना चाहिए, एम भी स्क्वायर बाई आर। इतना वैल्यू का फोर्स सर्कुलर पाथ पर अगर कोई भी बॉडी मूव करना चाहता है या कर रहा है तो इतना वैल्यू का एम वी स्क्वायर बाई 4, एम वी स्क्वायर बाई आर, इतना वैल्यू का फोर्स लगना चाहिए। अब ये फोर्स जो है यहाँ पर चूंकि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इस पर क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। तो यही फ्रिक्शनल फोर्स ही इतना वैल्यू का फोर्स जो है सेंटर की ओर प्रोवाइड करता है, जिसके चलते ये मूव कर पाता है या कोई भी बॉडी जो है मूव कर पाता है। या फिर कोई जरूरी नहीं कि फ्रिक्शनल फोर्स, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी, टेंशन फोर्स भी। जब आप किसी स्ट्रिंग से आप किसी स्टोन को बांध कर इस तरह से घुमाते हैं तो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो वहाँ पर टेंशन जो है वो एम बी स्क्वायर बाई आर, जितना वैल्यू का फोर्स चाहिए सेंटर की तरफ वो सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए, वो प्रोवाइड कराता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप पढ़े होंगे कि सेंटर पे आपका क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वहाँ पर उतना एम बी स्क्वायर बाई आर वैल्यू का जो रिक्वायर्ड फोर्स है, उतना वैल्यू का फोर्स जो होना चाहिए सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए, वो प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है वही फ्रिक्शनल फोर्स जो है एम वी स्क्वायर बाई आर, इतना वैल्यू का फोर्स इसको सेंटर की तरफ प्रोवाइड कराता है। क्लियर है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू इतना हो गया। अब फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, म्यू एम जी होता है इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। हम लोगों को निकालना क्या था, रेडियस का वैल्यू। और आप समझ सकते हैं यहाँ पर ये डायरेक्टली हम लोगों ने ये फॉर्मूला क्यों यूज किया, यहाँ पर और भी आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये एक्चुअल में कौन सा फॉर्मूला है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला है, मैक्सिमम। अच्छा, ये मैक्सिमम वैल्यू का हम लोग फॉर्मूला डायरेक्टली क्यों यूज कर लिए, क्योंकि समझिए आपको आर का ये मिनिमम रेडियस चाहिए, आर का वैल्यू जो है मिनिमम होना चाहिए, इसका मतलब ये मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू होगा, और फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, म्यू एम जी होता है, एंड सो दैट कि म्यू एम जी का वैल्यू इतना हो गया। क्लियर है, चलिए यहाँ से आप समझ सकते हैं म्यू जी का वैल्यू कितना हो गया, एम वी स्क्वायर बाई आर, और इसलिए आर का वैल्यू कितना हो गया, एम, ये म्यू जी कट गया, ये एम भी कट गया, आर का वैल्यू आपका हो गया वी स्क्वायर बाई म्यू जी, वी स्क्वायर बाई म्यू जी। अब चलिए इसका वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं। ये आपका यहाँ पे वैल्यू कितना हो गया, वी का वैल्यू हो गया 10 इंटू 10, इतना मीटर पर सेकेंड हो गया, और म्यू का वैल्यू कितना आपको दिया हुआ 0.32, जी का वैल्यू 9.8, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, सीधे इसका वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं, और ये इसको सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू स्टूडेंट आ जाता है 31.8 मीटर इज योर आंसर। क्लियर है स्टूडेंट, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसी से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए, इन द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन फ्रॉम द वर्टिकल एट विच अ साइक्लिस्ट कैन टर्न विदाउट फॉलिंग।
चलिए ठीक है। क्या होता है स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं, फील किए होंगे इनफैक्ट आप लोग कि जैसे कोई गोलंबर है या गोल चक्कर, इसको बहुत लोग कहते हैं, गोलंबर गोल चक्कर सब एक ही बात है, राउंड अबाउट इंग्लिश में कहते हैं। तो जैसे ही आप सीधे स्ट्रेट रोड से जा रहे हैं और कोई गोलंबर आपको मिल गया, वहाँ पर जब आप टर्न लेते हैं, सर्कुलर पाथ में टर्न लेते हैं, तो आप सर्टेन थोड़ा सा बेंड हो जाते हैं, मतलब कि मान लीजिए ये वर्टिकल है, तो वर्टिकल से जिधर गोलंबर है उधर ही आप इस तरह से हल्का बेंड हो जाते हैं। तो वर्टिकल से आप कितना एंगल पे बना रहे हैं, वही एंगल यहाँ पर पूछ रहा है, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद वर्टिकल पूछ रहा है कि इन द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फ्रॉम द वर्टिकल एट विच अ साइकिलिस्ट कैन टर्न विदाउट फेलिंग। बिना गिरे हुए मैक्सिमम कितना एंगल पर वो टर्न ले सकता है। तो इसका वैल्यू, इसका फॉर्मूला इनफैक्ट होता है, ये फॉर्मूला सब आप लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन जब आप डिटेल पढ़ेंगे ना, tan थीटा इक्वल्स टू v²/rg, ये फॉर्मूला आपको सर्कुलर मोशन में पढ़ेगा, अभी पढ़ना है। फिलहाल अभी इतना समझ लीजिए सिचुएशन कि हाँ ये थीटा यहाँ पे मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया वर्टिकल के साथ, v जितना स्पीड से वो चल रहा है, r वो सर्कुलर पाथ का रेडियस हो गया। तो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, यहाँ पे सब हमको पता है v का वैल्यू कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है, r का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 31.8, जी का वैल्यू 9.8, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट तो इसका वैल्यू आ जाता है लगभग 0.32। कहने का मतलब है थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 0.32। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है स्टूडेंट, अ ब्लॉक ऑफ मास 40 kg इज पुल्ड विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इफ द फोर्स एक्ट्स एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एंड इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.32 देन कैलकुलेट द फोर्स। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है स्टूडेंट, आपके पास एक ये ब्लॉक दिया हुआ है, इस ब्लॉक का मास कितना दिया हुआ है, 40 kg का ब्लॉक आपको दिया हुआ है, ठीक है। पुल्ड विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ध्यान दीजिएगा, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब है कि इस पर नेट फोर्स 0 लगे होगा, इस पर जो भी फोर्सेज लग रहा होगा सब आपस में बैलेंस्ड होंगे, इसका ये मतलब होगा, ठीक है। इफ द फोर्स एक्ट्स एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एंड इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ध्यान दीजिएगा ये फिगर आपको दिया हुआ है कि इस तरह से 60 डिग्री पर इस पर हम एक फोर्स लगाते हैं, ये P वैल्यू का 60 डिग्री पर फोर्स हम लगा दिए, 60 डिग्री पर फोर्स लगा दिए, और ये जिस रफ सरफेस पे रखा हुआ है इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.32, देन कैलकुलेट द फोर्स। P का वैल्यू हम लोगों को निकालना है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। P का वैल्यू कुछ नहीं करेंगे भाई, हम लोगों को जब पता चल गया कि यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है मतलब इस पर नेट फोर्स 0 होगा, इसका मतलब इस पर जितने भी फोर्सेज हैं सारे फोर्सेज को दिखा देंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेज को बैलेंस करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेज को बराबर करेंगे, वहाँ से हमारा वैल्यू निकल जाएगा। देखते हैं, चलिए इसको पहले फोर्स, इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं। ये चूँकि 60 डिग्री एंगल बना रहा है, इसका मतलब इस तरफ इसका कंपोनेंट हो गया P cos 60 डिग्री, और इस तरफ इसका कंपोनेंट हो गया, आप समझ सकते हैं ये बिल्कुल इसको वर्टिकल रखना है, थोड़ा सा बेंड हो जा रहा है, कोई बात नहीं है, P sin 60 डिग्री समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, P sin 60 डिग्री। चलिए और कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा इस पर, इसका एक वेट 40G नीचे की ओर लग रहा होगा, और ये जिस सरफेस पे रखा हुआ है ये सरफेस, इस पर एक नॉर्मल फोर्स N लगा रहा होगा, ठीक है। अच्छा, और चूंकि ये इस तरफ चल रहा है रफ सरफेस पे चल रहा है, इसका मतलब है कि इस पर इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, क्लियर बात है। चलिए अब हम लोगों को क्या करना है, फोर्सेज को इक्वेट करना है, इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो बराबर होगा और इस डायरेक्शन में जो फोर्सेज होगा वो बराबर होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम लोग करते हैं वी है वर्टिकल डायरेक्शन में, जैसा देखिए अभी जस्ट हमने 1-2 क्वेश्चन पहले बताया था कि हमेशा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है म्यू एन, इसको याद रखना है, क्योंकि ये जो नॉर्मल फोर्स होता है इसका वैल्यू कभी mg के बराबर होगा, कभी mg cos थीटा के बराबर होगा, और यहाँ पर n का वैल्यू कुछ और होने वाला है, ठीक है। तो हमेशा इस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए वर्टिकल डायरेक्शन में इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, 2 फोर्स ऊपर लग रहा है N और P sin 60 डिग्री, नीचे लग रहा है 40G, क्लियर है। इसका मतलब है चूंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो इसका कोई मोशन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों फोर्स मिलकर जो है इसके बराबर होगा। कहने का मतलब है कि N + P sin 60 डिग्री इक्वल्स टू 40G। इसका मतलब N का वैल्यू हो गया 40G माइनस P sin 60 डिग्री, क्लियर है। और जब n का वैल्यू इतना निकल गया, इसका मतलब जो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इनफैक्ट ये चूंकि मोशन में है तो यहाँ पे फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू के इंटू एन होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, मतलब म्यू के का वैल्यू हो गया म्यू के इंटू एन का आपका फॉर्मूला वैल्यू हो गया 40G माइनस P sin 60 डिग्री, इतना हो गया, क्लियर है। अच्छा, और
इस यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये तो एफ के का जो एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है वहाँ से हमारा एफ के निकल गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन के हिसाब से एफ के का वैल्यू एक्चुअल में पी कॉस 60 डिग्री के बराबर है। इधर एफ के लग रहा है, इधर पी कॉस 60 डिग्री लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑल्सो एफ के इक्वल्स टू पी कॉस 60 डिग्री, पी कॉस 60 डिग्री। तो मान लेते हैं ये पहला रिलेशन है, अगर ये दूसरा रिलेशन है, इसका मतलब 1 और 2 से क्या हो गया, पी कॉस 60 डिग्री का वैल्यू जो है इसके बराबर होगा म्यू के इंटू दिस। म्यू के का वैल्यू 0.32 दिया हुआ है, तो 0.32 ये हो गया 40 जी का वैल्यू पुट कर दें, 40 इंटू 9.8 माइनस पी साइन 60 डिग्री। चलिए पी साइन 60 डिग्री, अब ध्यान दीजिएगा कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हाफ हो गया p/2, दिस इज 0.32 इंटू 40 इंटू 9.8 माइनस 0.32 इंटू पी इंटू साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 मतलब 1.732, √3 का वैल्यू इतना डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, p वाला टर्म को एक तरफ ले आते हैं, ये p वाला टर्म इधर हो गया, तो हाफ प्लस 0.32 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाई 2, और ये इधर आपका हो गया 0.32 इंटू 40 इंटू 9.8। क्लियर है। और यहाँ से देखिए सिर्फ और सिर्फ पी अननोन है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू स्टूडेंट लगभग 161 न्यूटन इतना आ जाता है। तो मिलते हैं स्टूडेंट फिर नेक्स्ट क्लास में रेस्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ।